हर व्यक्ति आज यहाँ वर्तमान में बड़ा परेशान है। परेशान है। सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों की कौन सी रहती है आज की लाइफ में, बताओ। तो एक प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है जिससे व्यक्ति की बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं, वो होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बिना उसके वह अच्छे से जी ही नहीं सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो होता है पैसा ही होता है, और उसी के पीछे दुनिया भाग रही है, नहीं भाग रही। तो जब जब लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं आपके, तो आप उसका समाधान कैसे खोजते हो, क्या करते हो? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हो? जब जब आपकी दुकान नहीं चल रही है, चलो वहीं से चलते हैं, ठीक है। खूब मेहनत कर रहे हो लेकिन दुकान ही नहीं चल रही है। खूब मेहनत कर रहे हो लेकिन जॉब भी अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अथवा जॉब मिला लेकिन पैकेज बहुत कम है, इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। हार्डवर्क बहुत चल रहा है, दे रहे हो 110% दे रहे हो, लेकिन इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। जितना मिलना, जितना डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिल रहा है। तो आप लोग क्या करते हो? चिंता तो सताती है कि नहीं? नहीं सताती? सताती, सबको सताती। जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, जरूरतों के अनुसार आपकी सुविधाएं नहीं जुट पा रही हैं। सुविधाओं को जुटाने के लिए आप जो भागदौड़ करते हो, किस दिशा में करते हो? करते भी हो कि नहीं करते? कैसे बैठे रहते, आइडल बैठे रहते, खाली बैठे रहते, जैसा होगा सो भाग्य में देख लेंगे? नहीं, कोशिश तो हर व्यक्ति करता है। तो कोशिश किस दिशा में होती है, किस दिशा में होनी चाहिए, किस दिशा में करते हो? क्या करने लगते हो? कहाँ के चक्कर लगाना शुरू कर देते हो? अच्छे व्यापारी से मिलते हो, पैसा की जुगाड़ करते हो, कि मंदिर के चक्कर लगाते हो, कि ज्योतिषी के चक्कर लगाते हो? हाँ, समझने की कोशिश करो। जब जब आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, एक बीमारी ठीक नहीं हुई कि फिर दूसरी बीमारी लग जाती है, फिर तीसरी लग जाती है लगातार, और सबको लगने लगे घर में, तो आप लोग क्या करते हैं? नो डाउट डॉक्टर के पास से जाओगे पहली बार, पहले में। फिर भी यदि समाधान नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाता है? गुरु के पास आते आशीर्वाद लेने, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, समस्या का समाधान हो जाए। कुछ नहीं करते आप लोग, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है। हमारे पास तो जो आता है वही परेशान है, आशीर्वाद मांगने के लिए आ जाता है। यानी जो जो प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस करते हो, आपकी दृष्टि कहां जाती है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, हम वो पूछना चाह रहे हैं आपसे। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, जी तोड़ मेहनत चल रही है, सुबह से रात तक चल रही है, फिर भी रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। उस समय मन में क्या क्या विचार आता है? अधिकांश लोगों के साथ होता है ऐसा विचार, तो आता है। तो क्या विचार आता है, वही हम जानना चाह रहे हैं सर आप लोगों से। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, स्टूडेंट लाइफ की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, अथवा आप घर में रह रहे हो और आप लोगों के संबंध एक दूसरे से अच्छे नहीं हैं, पटते ही नहीं है, मनमुटाव हमेशा रहता है, तनाव बना रहता है, घर का माहौल एकदम थर्ड क्लास है, बस रहना पड़ रहा है, साथ बन गया है तो रहना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते हैं। परेशानी ऐसी है, एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए कि अब छोड़ भी नहीं सकते, है ना। यानी रोड में इतने आगे निकल गए हैं, अब वहां से यू टर्न तो पॉसिबल नहीं है। जो एक्सप्रेस हाईवे होता है ना, अब आगे बढ़ गए हैं, 50% रोड कवर कर ली है, अब आप सोचो यू टर्न पॉसिबल है नहीं, तो बढ़ना तो आगे ही है। तो बढ़ते हैं आप आगे, लेकिन क्या सोच करके आगे बढ़ते हो, हम ये पूछना चाह रहे हैं। सोचते भी तो नहीं सोचते। हमारा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ, तो क्या होता है आप लोगों की लाइफ में? आप किस समाधान की ओर आकृष्ट होते हो?
जीवन में क्या होना चाहिए? लोग जनरली व्हाट पीपल डू, हम उसकी बात करें। जनरली लोग, यदि नहीं चल रहा है व्यापार तो आज शनिवार है, नींबू मिर्ची टांग लो। हाँ? नींबू मिर्ची टांग लो। नींबू मिर्ची टांग लो। अच्छा, हाँ। तो यदि किसी ने धीरे से कहा कि यदि ये प्रॉब्लम है, एक बार उन पंडित जी को दिखा लो, कुंडली दिखा दो पंडित हाँ, जी को। मैंने दिखाया था और उन्होंने ये सॉल्यूशन बताया तो सब बढ़िया हो गया। हाँ। या इन महाराज जी के पास चले जाओ, ये ऐसा ऐसा कहेंगे तो ऐसा कर लो। फिर या तो वास्तु वाले के पास चले जाओ, हो सकता है घर का वास्तु खराब हो। अच्छा। तो वास्तु के पास चले जाओ, तो वास्तु ने यदि बताया है तो उसके अकॉर्डिंग कर लो। और यदि महाराज जी इतना सा भी परिवर्तन आया, वास्तु के पास या पंडित के पास या जोशी के पास गए और उसने बताया ये कर लो, उसने इतना सा भी बताया, लगा कि यार परिवर्तन है, तो फिर तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों को फिर फॉलो करो, बाकी चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। मतलब पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ, फिर घर का ये चेंज होना चाहिए, दुकान में ये, यहाँ अगरबत्ती ठीक लगेगी, इधर ये फोटो ठीक है, आज पहले एक टाइम अगरबत्ती लग रही थी दुकान में, अब 2 टाइम लगाने लगेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। यही होता है ना। कितनी लोगों की दृष्टि कर्म की ओर जाती है। हम ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि हमारे इस प्रकार के कर्म का उदय है, अथवा हमारा भाग्य इस प्रकार का है, हमारी किस्मत ही बड़ी खराब सी है। कितने लोगों की दृष्टि उस ओर जाती है? नरेंद्र जी, जाती है नहीं जाती? थोड़ा हम समझे तो सही। आखिर अपन जितनी चर्चा कर रहे हैं, आखिर रियल लाइफ में हो क्या रहा है? महाराज जी, जाती थी, अब होता रहा पहले कि नहीं यार कुछ न कुछ ऐसे करो बांध लिए अपन ने कि सब होता है, और सुधार करते तो उसको सफलता भी मिल जाती है। कर्म की ओर दृष्टि जाती है कि भाग्य की ओर दृष्टि चले जाती है? किस्मत की ओर, कि किस्मत में ऐसे लिखा है, ऐसे लगता है ना। जब बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं और सफलता नहीं मिली तो ऐसा लगने लगता है किस्मत हमारी खराब है, कैसी किस्मत लेकर के आए हैं, हमें ही ऐसी किस्मत क्यों मिली, ऐसा भी लगने लगता है। यानी सर्टेन परसेंटेज लोग जो होते हैं उस ओर दृष्टि लेकर के आ जाते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है, अथवा हमारे कर्म पूर्व के खराब है। इतने डिस्कशन के पश्चात आपको क्या समझ में आया? जो प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे मेन कॉज क्या क्या निकल करके आ रहा है? देखो, क्योंकि जब तक डायग्नोस प्रॉपर नहीं होगा फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सकता। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो बाद में शुरू होगा, क्या देना, कौन सी दवाई लेना, कितनी समय लेना, क्या क्या खाना, क्या क्या नहीं खाना। पहली जो सीढ़ी होती है डायग्नोसिस, सबसे ज़्यादा खर्चा भी डायग्नोस में लगता है ना। सीटी कराओ, MRI कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, फिर ये डॉक्टर के पास जाओ, वो ये डॉक्टर बोलता नहीं, फिर से वहाँ से उस सेंटर से जा कर के कराओ, फिर वो बोलता है उस सेंटर से जा कर के कराओ। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो होता है वो डायग्नोसिस। और रादर सही भी, जब तक डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो तो हम ट्रीटमेंट कैसे करें? तो बहुत सारे लोग जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, हो जाता है ना। जब भी प्रॉब्लम आते हैं वो कुछ ना कुछ कर देते शुरू। लेकिन डायग्नोस करने के लिए कितने लोग विचार करते हैं आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है? जैसे कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। बिजनेस में लॉस हो रहा है, होना चाहिए एनालिसिस होना चाहिए, लॉस किस कारण से हो रहा है, कमी कहाँ रह रही है। पहला कदम तो यही होना चाहिए कि वो आकलन करे जहाँ से नुकसान लग रहा है। सफलता क्यों नहीं मिल रही है? सामान्य से एक कारण तो जो हमें सामने दिखलाई देता है, दूसरा कारण जो हमारा कर्म का है उस ओर विचार आता है कि नहीं आता है? अधिकांश लोगों का शायद नहीं आता है, नहीं आता है। आपने कहा कि दूसरों को हम ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार का है, उसका नेचर बड़ा ख़राब है, वो हमें बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, वो हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, वो हमसे ईर्ष्या रखता है, जेलसी का भाव रखता है, इस कारण जो दूसरे को तो आगे बढ़ा देता है हमें नहीं बढ़ा देता है, ऐसा होता है। चलिए ये भी हो सकता है। अब यदि हम इतने दिनों की चर्चा के बाद ये समझ पाए कि कर्म कुछ चीज़ होती है अथवा भाग्य कुछ चीज़ होती है, तो हमें 2 तरीके से ट्रीटमेंट की दिशा प्रारंभ करना चाहिए। 2 तरीके से
जो एक हमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से। बिजनेस में है तो कहीं ऐसा तो नहीं जिस माल को आप लेकर के गुड्स को ला रहे हैं वो आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, ट्रेंड में है ही नहीं, उसकी डिमांड ही नहीं है, अथवा आपके नौकर है वो चोरी आदि कर लेते हैं, अथवा आपकी जो है परचेसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अथवा आपका इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा है कि जितने कमाते हैं वो सब सारा इंटरेस्ट में निकल जाता है, ब्याज में देने में निकल जाता है। तो पहला तो लाइन ऑफ एक्शन यही होना चाहिए जो हमें सामने दिखलाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ हम कमी रख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा लाइन ऑफ एक्शन भी होना चाहिए जो हमारा कर्म सिद्धांत हमसे कह रहा है, जो हमारा भाग्य कह रहा है। ठीक है, अब उस ओर हम दृष्टि डालेंगे तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कर्म का फल किस प्रकार से मिलता है। तो कर्म का फल हमें मिलता है 4 तरीके के माध्यम से, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य मीन जो हम पास्ट में कर चुके हैं, जैसा हमने कर्म किया था, जैसे उस अपराधी ने अपराध किया था वो कर चुका है, अब वो वहां लौट करके पुनः जा नहीं सकता, उसको टोटली रेक्टिफाई कर नहीं सकता। जो हो चुका है हो गया, जो शब्द मुख से निकल गया निकल गया, आपने किसी से कुछ कह दिया वो हो गया, संबंध बिगड़ गया, उसको बुरा लग गया। अब हमारे हाथ में क्या है उसे समझे हम। तो वर्तमान में आपके हाथ में क्या है? क्षेत्र आपके हाथ में है कुछ हद तक, काल आपके हाथ में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव आपके हाथ में। और कुछ एक्सटेंट तक पास्ट को भी हम थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। वह बदलाव जो होगा वर्तमान के भाव के आधार पर ही होगा। जैसे उस एग्जाम्पल में वह अपराधी जो सजा पा रहा था, तो अपराध उसका पास्ट का था, वह अपराध को जाकर के सुधार नहीं सकता, वो हो गई सो हो गई मिस्टेक, उसके हाथ से मर्डर हो गया, अथवा उसने चोरी कर ली, हो गया, काम हो गया। किसी को हर्ट कर दिया आपने, हो गया, अथवा सामने वाले ने आपको हर्ट कर दिया, ऐसा बोल दिया, हो गया। तो अब जो 3 चीजें हमारे हाथ में है, क्षेत्र, काल और भाव, इस बात को समझे। तो जैसे ही क्षेत्र की बात आती है तो आपके माइंड में क्लिक होता है, बोले आजकल वास्तु का बहुत कल्चर चल रहा है ना, वास्तु कंसल्टेंट आता है, वो ये बताता है कि यहाँ दरवाज़ा लगाओ, यहाँ खिड़की लगाओ, इस कॉर्नर में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये रख दो, अग्नि रख दो, और साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऐसा रख दो, नॉर्थ तो है कुबेर का होता है तो फलानी चीज़ वहाँ पर ला करके रख दो, ईस्ट जो होते हैं ऐसा दरवाज़ा है, ऐसा उसका पेंट होना चाहिए, ऐसा उसका कलर होना चाहिए, ऐसी उसकी एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए, जो भी एकदम पैसिव मोड में चलेगी उसको रीजनरेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कुछ इस प्रकार के इंतजाम करना चाहिए। तो आप लोग वास्तु पे बिलीव करते हो कि नहीं करते? तो वास्तु का अर्थ क्या होता है? बेसिकली ऐसा फील्ड जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। वास्तु चीज होती है, होती है। जब मंदिर की हम बात करते हैं तो क्यों प्रभु की प्रतिमा जो है ईस्ट फेसिंग अथवा नॉर्थ फेसिंग ही रखते हैं? ईस्ट का इंपॉर्टेंस होता है, ईस्ट जो है सूर्य की उदय की दिशा मानी जाती है। सूर्य जो है जीवन में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, सब प्रकार की एनर्जी को देने वाला है। तो जहां से वह एनर्जी आ रही है उस दिशा में प्रभु की दृष्टि होगी, तो वह एरिया भी पॉजिटिविटी को लिए हुए होता है, उसमें कोई हम नकार, सिरे से नकार नहीं सकते। तो वास्तु से मतलब कोई ऐसा नहीं अंधविश्वास, वास्तु मतलब जो होता है एक अच्छी फीलिंग, जहाँ फ्रेश एयर, फ्रेश लाइट, नेचुरल लाइट मिल सके, फ्रेश एयर मिल सके, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो, ऐसी बिल्डिंग जो बनती है उसका नाम वास्तु है। इसमें कर्म सिद्धांत कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, इस बात को समझे। वास्तु यानी रहने का वह स्थान, बिजनेस का वह स्थान जहां आप बैठ रहे हो, जहां आप समय गुजार रहे हो, दिन भर गुजार रहे हो, तो वहां की वाइब्रेशन कैसी रहती है। जहां की वाइब्रेशन खराब रहेगी तो आपका मन भी खराब रहेगा, मन भी खराब रहेगा तो अंदर से प्रसन्नता नहीं रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी तो आप जो कार्य करोगे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इस बात को समझने की कोशिश करना। और जिस स्थान पे आप रह रहे हो वहाँ फ्रेश एयर आ रही है, नेचुरल लाइट आ रही है, वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, वहाँ आप
फिजिकली फिट फील करोगे, मेंटली फिट फील करोगे, आपकी वर्गणाएं अच्छी रहेंगी, आपके भाव अच्छे रहेंगे। जब व्यक्ति के भाव अच्छे रहेंगे, वर्तमान में फीलिंग्स अच्छी रहेगी, तो वो जो कुछ भी करेगा तो हमेशा क्रिएटिव करने के लिए तैयार रहेगा। कुछ सृजनात्मक कार्य उससे होते रहेंगे, कुछ अच्छा उसे सपोर्टिंग रोल मिलता रहेगा, सपोर्टिंग हेड है। यानी वास्तु जीवन में सिर्फ उतना ही इफेक्ट डालेगा जैसे कोई आपको सपोर्ट दे रहा है। चलता व्यक्ति स्वयं अपने दम पर है, लेकिन कोई आपका हाथ पकड़ ले तो आपको एक संबल मिल जाता है नहीं। तो एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा। आपके घर में ओवरहेड टैंक है, पाइपलाइन है, ठीक है। उस पाइपलाइन से पानी का फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए इंटरनली पाइपलाइन में बहुत सारा कचरा डिपॉजिट हो गया है। उस पाइपलाइन का डायमीटर है जो है 2 इंच का है पाइप, लेकिन अंदर बहुत सारे कचरे की लेयर डिपॉजिट हो गई। तो पाइप में से पानी कैसा फ्लो होगा? पूरा आ जाएगा अच्छे से? थोड़ा थोड़ा आएगा। जो पाइपलाइन है ओवरहेड टैंक, वो आपका भाग्य है, समझना। ओवरहेड टैंक में जो पानी भरा है, जो पाइपलाइन आपने फिटिंग करा करके रखी है, जो नल है, टोटी है, ये सब आपके भाग्य के अनुसार है। लेकिन अब आपकी गलती से उस पाइपलाइन में बहुत सारा कचरा जमा हो गया। अब आपके भाग्य में तो पाइपलाइन से उतना पानी आना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या पानी नहीं आ रहा। तो वास्तु सिर्फ इतना ही कार्य करेगा, जो कचरा अंदर डिपॉजिट है उसको साफ कर देगा। ऐसा नहीं कि पाइपलाइन को के डायमीटर को बढ़ा करके 2 इंच से 4 इंच कर देगा, वो कुछ नहीं करेगा। जिसके भाग्य में जितना लिखा है मिलेगा तो उसे उतना ही। लेकिन हमारी नेग्लिजेंस से जो उसे कम मिलने लगा था, जो कचरा डिपॉजिट हो गया था, जो लीकेज होने लगा था पाइपलाइन में, आपने उस लीकेज को ठीक कर दिया। लीकेज को ठीक करने से पानी की क्वांटिटी नहीं बढ़ गई, पर जो वेस्टेज हो रहा था आपने वेस्टेज को रोक दिया। समझने की कोशिश करना। जैसे एक डॉक्टर के पास जाता है व्यक्ति जिसको कार्डियक अटैक आ जाता है, नली चोक हो जाती है, तो वो स्प्रिंग अथवा वो स्टंट डाल करके उसकी वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। अब उसने उसकी लाइफ को नहीं बढ़ाया, डॉक्टर ने पेशेंट की लाइफ को नहीं बढ़ाया। पेशेंट की नेग्लिजेंस के कारण जो पहले वो मर रहा था अथवा पहले वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसने ट्रीटमेंट करके उसको उतना ही जीने योग्य बना दिया जितना उसकी कैपेसिटी थी। अंदर समझ में आ रहा है? डॉक्टर हमारे जीवन लाइफ जिंदगी को बढ़ाता नहीं है, हम बस पहले मरने से रोक देता है, इतना ही करता है। यदि व्यक्ति ध्यान ना दे तो पहले ही निपट जाए, सही समय में ट्रीटमेंट ना ले तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो डॉक्टर एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा, जो हमारी कैपेसिटी है उसी के अनुसार फुल्ली वो जीने का एक तरीका देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो कार्य एक डॉक्टर हमारी लाइफ में कर सकता है, वही कार्य प्रॉपर एनर्जी का सर्कुलेशन आप अपने घर में बना लो, अपने बिल्डिंग में बना लो, तो वो कर सकता है। समझ में आ रहा है? कोई वास्तु कंसल्टेंट आपके भाग्य को नहीं बदलेगा। अंतर समझने की कोशिश करना। तो इसका असर होता है। देखो, जब हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे भगवती आराधना, सुनो उसकी बड़ी अच्छी चीज बताते हैं। उसमें एक बात आई थी, बोले जिस आचार्य की सल्लेखना हो जाती है और उनकी समाधि स्थल बोले कहाँ बनाना चाहिए? बोले जहाँ सल्लेखना होती है, यदि वहाँ से लेकर को वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में जाकर के समाधि बनाओगे तो भविष्य में जो संघ है फलेगा फूलेगा। बोले साउथ फेसिंग में, साउथ में जाकर के समाधि स्थली बनाओगे तो उस संघ को बहुत यश और लाभ मिलेगा। साउथ वेस्ट में बनाओगे तो बहुत उसमें फॉर्मनेस रहेगी। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि यदि एकदम आप पूर्व दिशा में जाकर के बनाओगे तो संघ में कला उत्पन्न हो जाएगी। नॉर्थ में जाकर के बनाओगे तो बीमारी आदि का घर हो जाएगा। अब एक बात बताना, साधु की समाधि हो रही है, आचार्य की समाधि हो रही है, समाधि स्थली पर्टिकुलर किस दिशा में, किस एरिया में बनाई जा रही है, उसका फल वो बता रहे हैं। इसका अर्थ कुछ ना कुछ तो होता है। अब वहां बनाने से उसका फल कैसे? कुछ तो भी है। दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। दिशा बेसिकली सूर्य के उगने से अथवा एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है। नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड माने जाते हैं। अब साउथ में आप सिर करके सोओगे
सिर आपका जो है और पैर हमारी बॉडी में भी नॉर्थ साउथ होते हैं। सिर हमारा नॉर्थ माना जाता है, पैर हमारे साउथ माने जाते हैं। तो व्यक्ति जब नॉर्थ में साइड सिर करके सोता है तो नॉर्थ और साउथ जो है बैलेंस हो जाते हैं, वहाँ रिलैक्सेशन उसे मिलेगा। कहा जाता है जब स्मरण का समय होता है तो व्यक्ति को नॉर्थ दिशा में सिर करके सुला देना चाहिए, उससे प्राण बहुत ईजिली निकलते हैं। ऐसा क्यों? प्राण यदि निकलना है तो उत्तर की ओर सिर हो, और अच्छे से रिलैक्सेशन लेना है तो दक्षिण की ओर सिर हो। हम नेचर से बैलेंस करते हैं। दक्षिण और नॉर्थ और साउथ पोल जब मिलते हैं तो वहाँ अट्रैक्शन होता है, लेकिन जहाँ साउथ पोल अथवा नॉर्थ पोल आ जाता है वो रिपल्सन होता है। ऐसे ही होता है। तो यदि व्यक्ति उत्तर की ओर सिर कर रहा है तो उसकी बॉडी का जो वास्तु है वो गड़बड़ा रहा है। उसकी बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट जा रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। व्यक्ति मरेगा भी नहीं यदि, तो उसको बीमारी अपने आप पैदा होने लगेगी। यदि रेगुलर वो नॉर्थ की ओर सिर्फ करके सोएगा तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगेंगे। कोई भाग्य नहीं दे रहा यहाँ पर प्रॉब्लम। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, चारों तरफ का वातावरण है, जो एनर्जी का लेवल है, वो उसकी बॉडी में इस प्रकार का रिएक्शन पैदा कर देगा कि बॉडी प्रॉपरली मैनेज रहेगी नहीं। अब यहाँ कोई कर्म नहीं आया, यहाँ पे व्यक्ति का नेग्लिजेंस आ गया। इस बात को समझना। तो वास्तु होता है लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे आपने कहा जिसका पुण्य बहुत तेज है, हाँ बहुत सही बात की। जो बहुत पुण्यशाली, जिसका बहुत अच्छा भाग्य है, वो व्यक्ति मिट्टी में भी हाथ डाले तो वहाँ सोना आ जाएगा। ये तो होता है। लेकिन जो एवरेज पर्सन होते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है बहुत कैपेबल है, बहुत टैलेंटेड है, वो ज़्यादा क्लास अटेंड नहीं भी करता है, सिर्फ एक रीडिंग करता है, इजीली ग्रास्प कर लेता है, पेपर देने जाता है और क्लियर कर लेता है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड नहीं होते। एक ही रीडिंग में एक पाठी जिसे कहा जाता है ना, द्विपाठी किसे कहा जाता है, त्रिपाठी जिसे कहा जाता है। द्विपाठी मतलब 2 बार रीड करके जो ग्रास्प करता है, त्रिपाठी मतलब 3 पाठ करने वाला। 3 टाइम जब पढ़ेगा तब कहीं जा कर के उसको समझ में आती है बात। तो जनरली स्टूडेंट्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं? 1 पाठी, 2 पाठी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी। नहीं, ऐसी है उनको जो सरनेम होते हैं ना, त्रिपाठी है, द्विवेदी है, चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है। क्या है? त्रिपाठी मतलब 3 पाठ करने के बाद जिन्हें याद होता था उन्हें त्रिपाठी कहा जाता था। तो जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट रहते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ना। वो एक ही बार क्लास अटेंड करें, पूरा ग्रास्प कर लेते हैं, उन्हें ज़्यादा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही बार बुक रीड कर लें, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होते हैं दुनिया में, जो बहुत ज़्यादा अच्छा भाग्य लेकर के आते हैं, जैसे आचार्य भगवान गुरुदेव, अथवा जो बहुत बड़ा आदमी है, जन्म से सब कुछ लेकर के आया, उसका तो भाग्य अलग ही प्रकार का है। भाग्य से उसका पास्ट के कर्म अलग ही प्रकार के हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लेवल होते हैं सब एवरेज वाले, तो उनका भाग्य इस प्रकार का नहीं। तो जिसका पुण्य कमजोर है, जिसका भाग्य कमजोर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है क्षेत्र, काल और भाव। जिसका पुण्य मजबूत है वो कैसे भी क्षेत्र में, कैसे भी घर में रह ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। वो किसी भी टाइम कुछ भी कर ले, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अथवा कहा जाता है जिसकी जठराग्नि मजबूत होती है वो पत्थर भी खा ले तो पचा लेता है, होता है ना। यानी कच्चा भोजन भी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी खा ले उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जिसका लीवर कमज़ोर होता है वो गाय का दूध भी नहीं पचा पाता, और जिसका लीवर मजबूत होता है वो क्या है, डेली बादाम का हलवा भी खा ले, डेली रबड़ी भी खा ले, उससे फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है। वो कितने भी टाइम भोजन कर ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मजबूत लीवर वाले कितने लोग रहते हैं? आप घी पी सकते हो, अच्छा घी पीने वाले कितने हैं जो घी पचा सकते हैं?
घी क्या दूध ही नहीं पच रहा है, गाय का दूध नहीं पच रहा, पतला दूध। तो जनरली जो है दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, एवरेज लीवर वाले हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है, लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और आज के ज़माने में तो करता ही नहीं। तो उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है अपनी डाइट में, क्या लेना क्या नहीं लेना, कितना स्पाइसी लेना, कितना ऑयली फूड लेना, कितना गरिष्ठ लेना, उन्हें बहुत चिंता करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन जो एकदम पहलवान होता है, कभी भी खा ले, कितना भी खा ले, कैसा भी खा ले, उससे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। तो जो पुण्यशाली जीव होता है बहुत ज़्यादा, उसे ये एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। कल आपसे हमने एक बात कही थी, जब भी कार्य होते हैं उसके लिए दो मेजर फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल सरकमस्टेंस और दूसरा एक्सटर्नल सरकमस्टेंस। तो जो द्रव्य हो गया, हमारा पूर्व का भाग्य हो गया, पूर्व का किया हुआ कर्म हो गया, वो हमारा इंटरनल सरकमस्टेंसेस। जो क्षेत्र हो गया, जो काल हो गया, ये एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस। तो यदि हमारा पुण्य कमजोर है तो हमको बाहर का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। अब जो स्टूडेंट वीक होता है उसे अच्छा टीचर चाहिए, उसे अच्छे नोट्स चाहिए, उसे अच्छी कोचिंग चाहिए ना। एवरेज स्टूडेंट को सब कुछ आवश्यकता होती है, अच्छी स्कूल चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा टैलेंटेड है वो सरकारी स्कूल में भी जा कर के मेरिट में आ जाता है, विदाउट कोचिंग भी मेरिट में आ जाता है, विदाउट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी वो सक्सेस पा जाता है। लेकिन जनरल पब्लिक जो होती है वो एवरेज होती है। जब एवरेज होती है तो उसे ये भी देखना है, वैसे ही मैं अंदर से ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ। इंटरनल सरकमस्टेंस मीन्स हमारी कैपेसिटी, हमारी जो क्षमता है, हमारा अंदर का भाग्य, हमारा कर्म है, यदि वो कमज़ोर है तो हमें फिर सपोर्ट की आवश्यकता होती है। नींव कमज़ोर है तो फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट बाहर से चाहिए होता है ना, तब कहीं जाकर के भवन खड़ा रहेगा। जो विद्यार्थी कमज़ोर है उसे एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। और जिसका पुण्य कमज़ोर है फिर उसको क्षेत्र को भी देखना पड़ता है, क्षेत्र में बैलेंस कर लूँ प्रॉपरली। फिर वो टाइमिंग को भी देखेगा कि कैसे मैं टाइमिंग को मैच कर लूँ। फिर वो भाव को इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं, जो पुराना है उसे मैं कैसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकूं। यानी वर्तमान में जो भाव होंगे उसके अनुसार उसकी सजा बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? आ रही है? तो क्या हमें क्या क्या मानना चाहिए? अब हम कर क्या रहे हैं? क्षेत्र को, काल को और भाव को व्यवस्थित करके जो कर्म का फल हमें मिल रहा है उसको सहन करने के योग्य अपने आप को बना रहे हैं। उसे हम झेल सकें, उसको हम अच्छे से सहन कर सकें, फेस कर सकें। जब जो देश कमजोर होता है, उसकी सेना कमजोर होती है, तो उसे बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है स्टैंड करने के लिए। जिसके पास वेपन्स नहीं होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाता है दूसरी कंट्रीज पर, दूसरों पर। जिसकी अंदर की क्षमता नहीं होती वो डिपेंडेंट हो जाता है क्षेत्र पे ज़्यादा, वो काल पर डिपेंडेंट होने लगता है। कैसे हम उसे व्यवस्थित करें? तो ये तरीके हैं क्षेत्र, काल और भाव को बैलेंस करके हम द्रव्य को कुछ कुछ अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब द्रव्य को अपने अनुकूल बनाने के लिए कल हमने आपसे एक बहुत अंत में एक बात कही थी, मोस्ट इफेक्टिव टूल कौन सा है? तो हमारा भाव, अच्छे विचार, अच्छे बोल, अच्छे शब्द, अच्छी क्रियाएं। अब वो अच्छी ये सब क्रियाएं करना चाहिए के लिए मन वचन काया से वो कौन सा जो व्यक्ति है जो हमें सबसे ज्यादा सहयोग देगा? सुनना, अब हम कहाँ पे आ रहे हैं? जो हमारे वर्तमान के मन को अच्छे बनाए, वर्तमान के वचन को अच्छे बनाए, वर्तमान के काय को अच्छे बनाए।
किसके माध्यम से हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा? बता सकते हो? जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को व्यवस्थित करे, कौन होगा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव रोल अदा करेगा? अब कहां दौड़ता है व्यक्ति? अब देखना, वही व्यक्ति हमारे लिए सबसे सपोर्टिव होगा जो स्वयं बहुत कैपेबल होगा। जैसे यूक्रेन है, वो कहां देख रहा है? यूरोपियन कंट्रीज की ओर देख रहा है, अमेरिका की ओर देख रहा है। अब अमेरिकन अथवा यूरोपियन यूनियन इतने कैपेबल नहीं होंगी तो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना? अब हम कमजोर भाग्य लेकर के बैठे हैं, तो हम कहां देखें जो हमारे भाग्य को व्यवस्थित कर सके? क्षेत्र काल है, लेकिन द्रव्य को भी कुछ इंप्रूव करने के लिए कहां किसका आश्रय लेना चाहिए हमें? समझ रहे हो कहां आ रहे हैं हम? कहां आ रहे हैं? द्रव्य को व्यवस्थित बनाने के लिए उस व्यक्ति का हमें आश्रय लेना है जो बहुत ज्यादा कैपेबल है, जो मोस्ट पावरफुल है। इस कारण कहा जाता है जो मोस्ट पावरफुल है वो भगवान होता है। यानी जब जब जीवन में विपत्ति आती है तो व्यक्ति कहां दौड़ता है? सबसे पहले उसे कहा क्या जाता है कि वहां दौड़ो भाई, वहां चक्कर लगाओ। किसके पास आओ? जो मोस्ट पावरफुल पोजीशन में बैठा हुआ है वो भगवान है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने क्षेत्र को बैलेंस करने के लिए किसी प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंसी से कंसल्ट करते हैं। अपने लिए एक डॉक्टर का हम चुनाव करते हैं जो हमारी बॉडी को फिट कर सके। उस काल को बैलेंस करने के लिए हम योग्य टाइमिंग की खोज करते हैं। उस टाइम पे हम स्ट्राइक करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। उस भाव को बैलेंस करने के लिए हम अच्छी बुक्स का आलम्बन लेते हैं, कोई अच्छे ऐसे व्यक्ति का आलम्बन लेते हैं जो हमें मोटिवेट कर सके, लड़ने के लिए शक्ति प्रदान कर सके कि नहीं, घबराना नहीं। और अपने उस पास्ट के द्रव्य को बैलेंस करने के लिए हम ऐसी पोजीशन में बैठे हुए व्यक्ति का आलम्बन लेते हैं जिसे दुनिया भगवान कहती है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो जो कर्म का फल मिलता है वो कैसे मिलता है? किन किन कारणों के माध्यम से मिला है? तो हमारा द्रव्य पूर्व का भाग्य है, लेकिन उसको व्यवस्थित करने के लिए हमें प्रॉपर एनर्जी वाले स्थान भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग भी चाहिए, प्रॉपर भाव को बनाने के लिए ऐसी बुक्स भी चाहिए अथवा ऐसे लोगों की मोटिवेशनल स्पीच भी चाहिए जो हमारे भाव को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर सके। प्लस हमारे पास्ट कर्म को कुछ व्यवस्थित बैलेंस करने के लिए उससे भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो हो गए हमारी लाइफ में भगवान। वो भाव को व्यवस्थित बनाने के लिए हमारी लाइफ में हो गए वो हमारे गुरु। वो टाइमिंग के लिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स को मैच करने के लिए जो लोकल क्षेत्र में होते हैं, बाहरी दुनिया में होते हैं, जो सही सजेस्ट कर सके यहाँ एनर्जी प्रॉपर रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी, वो क्षेत्र को बैलेंस करने वाला व्यक्ति। वो टाइमिंग बताने के लिए वो सही जानता है कि ये टाइमिंग सबसे अच्छी है। कौन सा टाइमिंग? वो कहता है कि इस मुहूर्त में काम करो। थोड़ा सा मुहूर्त का भी इंपॉर्टेंस होता है, बिल्कुल होता है। वो ये बताया कि हथौड़े से कब प्रहार करना है, लोहा गर्म हो चुका, अब प्रहार करो तो चोट लगेगी और वो शेप बदलेगा। अब ठंडे लोहे में प्रहार करोगे, करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो जो कमजोर भाग्य वाला है ऐसे मुहूर्त में यदि गलत मुहूर्त में काम कर लेगा तो भी उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। पर इन तीनों चीजों का इफेक्ट सबसे कम है, मेन आ रहा है हमारा द्रव्य। तो हम द्रव्य को भी साधेंगे, क्षेत्र को भी साधेंगे, काल को भी साधेंगे, भावों को भी साधेंगे। चारों तरफ से जब सपोर्ट हमें मिलता चला जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो एकदम परफेक्ट आएगा। अब रही बात फिर किसको कितना वेटेज दें, इस विषय को अपन बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। समझ रहे? कोई डाउट तो नहीं है? शुभांशु बोलो। हाँ, ये टाइम हो गया है, छोड़ना है। किसी कोई डाउट तो नहीं है? हम कहाँ ला करके रख रहे हैं आपको? महाराज जी, इन सब चीज़ों के बीच में मेहनत का क्या रोल रहता है? अरे ये सब कर रहे हैं, मेहनत ही तो, भाव मीन्स मेहनत ही है। भाव मीन्स ये सारी हमारी मेहनत, वर्तमान की मेहनत है। भाव अच्छे बनाना है, स्टडी करना है, टाइम टू टाइम वर्क करना है, टाइम टू टाइम पढ़ाई करना है, दुकान खा जाना है, ऑफिस जाना है, या तो सब भाव में कि उसमें आएगी। वर्तमान का जो पुरुषार्थ है,
पुरुषार्थ तो हम मेजरली ले ही रहे हैं,